स्वागत है आपका हमारे चैनल रास ई कॉन्सेप्ट में। और आज हम जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो दो तरह की होती है, कुछ उसमें स्केलर होती हैं और कुछ उसमें होती है वेक्टर। अब हम आगे देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़ हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं होती। और हिंदी में इसे आदिश कहते हैं, जहाँ पे आ का मतलब होता है नो और दिश का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी वो क्वांटिटी जिसमें कोई भी डायरेक्शन या फिर दिशा नहीं है। टेम्परेचर, मास, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब क्वांटिटीज़ क्या है हमारी स्केलर, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता। अब हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, यानी सादिश यानी दिशा के साथ। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब क्वांटिटीज़ हमारी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। आइए अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को हम ऑन पेपर कैसे शो करते हैं। ऑन पेपर वेक्टर को हम एरो हेड से दिखाते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, एक ए बी वेक्टर दे रखा है, जहाँ ए पे टेल है और बी पे क्या है, हेड, और इसकी डायरेक्शन होती है हमारी टेल टू हेड यानी ए टू बी, और इसको हम लिखते भी ए बी वेक्टर की फॉर्म में है। और जो लेंथ होती है ए बी की, वो हमें दिखाती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का। मान लीजिए हमें कोई पी क्यू वेक्टर दे रखा है, तो पी क्यू वेक्टर से हम डायग्राम कैसे बनाएंगे एरो हेड का। तो पी क्यू वेक्टर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पी है वो टेल होगा एरो हेड का और क्यू होगा उसका हेड। अब हमने जो पी क्यू एरो हेड बनाया है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी बताएगी पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आइए अब जानते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो हमारी पोजीशन शो करता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे जो ओरिजिन होता है वहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर का टेल रख देते हैं, और जो हेड होता है वो हमारा होता है उस पोजीशन पे या उस पॉइंट पे जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। अब जो हमने फिगर दे रखी है उसमें हमारे दो पोजीशन है, एक पोजीशन पी और एक पोजीशन पी डैश। तो वहाँ की पोजीशन वेक्टर को हम कैसे शो करेंगे, ओरिजिन से एक एरो हेड बनाएंगे। तो जो पहला पोजीशन वेक्टर हो गया वो हमारा हो गया ओ पी वैक्टर, और जो दूसरा पोजीशन वेक्टर वो हमारा हो गया ओ पी डैश वैक्टर। और हमें मान लेते हैं कि पी हमारा इनिशियल पॉइंट है और पी डैश जो है वो हमारा है फाइनल पॉइंट। तो जो वेक्टर पी से पी डैश की तरफ बनेगा वो वेक्टर हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे पी डैश वेक्टर जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि टू डायमेंशनल में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज़ करिए कि एक्स वाई कार्टेशियन में कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। तो ओ पी हमारा पोजीशन वेक्टर है। अब ओ पी वेक्टर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की तरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ आई और जे जो होंगे हमारे यूनिट वेक्टर होंगे, और यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को दिखाना। आई कैप हमें दिखा रहा है डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, और जे कैप हमें दिखा रहा है डायरेक्शन ऑन वाई एक्सिस। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर के मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रूफ देखेंगे उसके मैग्नीट्यूड को निकालने का। तो यहाँ पे जो फिगर है उसमें ओ क्यू पी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया हमारा वाई और बेस हो गया हमारा एक्स। तो जो हमारी हाइपोटेन्यूज ओ पी है उसकी लेंथ हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही होता है हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आइए अब डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन हम दिखाएंगे थीटा से। तो थीटा वो एंगल है जो हमारा ओ पी वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। अब वेक्टर अलजेब्रा में हम जो डायरेक्शन है वो टेन इन्वर्स की फॉर्म में दिखाते हैं। तो टेन इन्वर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा वाई और बेस हो गया हमारा एक्स। तो टेन थीटा हमारा वाई अपॉन एक्स हो गया। तो थीटा की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और यही हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर का हम एक्स कंपोनेंट कैसे निकालें और वाई कंपोनेंट कैसे निकालें। अगर ओ पी वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर है और ओ पी उसका मैग्नीट्यूड है, तो हमारा एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर का ओ पी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट हो जाएगा ओ पी साइन थीटा। और थीटा वो एंगल है जो पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है।
अब एक्स वाई कंपोनेंट को निकालने का ये हमारा एक बुकिश कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि थीटा वही हो सकता है थीटा अपोजिट तरफ दे रखा हो। तो हम एक जनरल केस देखते हैं कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए जिसकी हाइपोटेन्यूज ए है और उसमें एक वर्टेक्स पे थीटा एंगल बन रहा है। तो थीटा के जो अपोजिट साइड है वो हमने ए अपोजिट से दिखाई है और थीटा के जो एडजेसेंट साइड है वो हमने ए एडजेसेंट से दिखाई है। तो अगर हम अपोजिट साइड का कंपोनेंट लें तो उसमें हम हमेशा साइन थीटा पुट करते हैं, यानी तो वो हो जाएगा ए साइन थीटा, और जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको हम कॉस थीटा वहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब ये कार्टेशियन में चाहे एक्स हो चाहे वाई हो उससे मतलब नहीं है, हम हमेशा इस तरीके से लेंगे। अगर जिस पे थीटा है उसे हम कॉस थीटा मान लेंगे उस साइड पे, और साइन थीटा वाली साइड हो जाएगी हमारी अपोजिट। आइए हम देखते हैं अगर वेक्टर हमारा 3D कार्टेशियन में है तो क्या होता है। 3D में हम z एक्सिस को भी कंसीडर करने लगते हैं तो वहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है जो हमें z डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा होल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम कुछ इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, और कोलिनियर वेक्टर में ही हम जानेंगे पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर। सबसे पहले जानेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है। सपोज करिए कोई वेक्टर हम मान लेते हैं ए वेक्टर, जो कि एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो हमें जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है हम उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो जो निकल के आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, उस वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। जैसे ए के ऊपर एक कैप लगा दी तो हमने ए का यूनिट वेक्टर होगा उसको हम ए कैप नाम से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं हम नल वेक्टर की। तो नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं एक पॉइंट से। और अगर नल वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो हम उसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, और इसे मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बॉक्स को पुश करके ले जा रहा है दूसरी जगह, तो जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुँच जाएगा वो अपने हाथ हटा लेगा, यानी उस पर फोर्स लगाना बंद कर देगा। तो उस वक्त जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो फाइनल पोजीशन पे हमारा फोर्स वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 हो चुका है। अब जानेंगे हम इक्वल वेक्टर्स के बारे में। तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल जब होते हैं अगर वो इन 3 कंडीशन को फॉलो करें। पहला कि वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। अगर पहला वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है तो दूसरा भी वेलोसिटी वेक्टर हो। पहला अगर फोर्स वेक्टर है तो दूसरा ही फोर्स वेक्टर हो, और उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 2 वेलोसिटी वेक्टर हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकेंड, और दोनों वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन भी दोनों की ईस्टवर्ड है, तो वो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें एक भी वेक्टर फोर्स वेक्टर होता, सपोज करिए वो 3 न्यूटन शो कर रहा होता, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो इक्वल नहीं होते। अब हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर्स की। तो को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारे 3 वेक्टर हैं, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। इनका ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट है, और तीनों वेक्टर्स का सिर्फ एक ही इनिशियल पॉइंट है, यानी ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो किसी भी गिवन लाइन के पैरेलल हों। अब कोलिनियर वेक्टर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 2 और मोर वेक्टर्स विच आर पैरेलल और एंटी पैरेलल इज रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अर्थात यह कि कोई भी 2 या 2 से अधिक वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, भले ही चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी रहा हो, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। अब हालांकि पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों कोलिनियर वेक्टर तो हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस किस बात का, और डिफरेंस होता है दोनों कंसिडर्ड वेक्टर के बीच के एंगल का। अगर पैरेलल वेक्टर की बात करें तो वो आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं बीच में, और दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और उनके बीच का एंगल भी 180 डिग्री होता है। आइए हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। कोई भी 2 वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हैं और उनका सेम मैग्नीट्यूड है तो वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लीजिए रोड पे एक कार जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से,
और उसी के ठीक सामने एक और कार आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इन दोनों के वेलोसिटी वेक्टर जो होंगे कार के, वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक प्लेन में लाई करें, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वो भी कोप्लेनर वेक्टर ही कहलाएगा। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 3 पेन रखे हुए हैं जो अलग अलग वेक्टर को शो कर रहे हैं। इनका लेंथ अलग है, यानी इनका मैग्नीट्यूड भी अलग है और इनकी डायरेक्शन भी अलग है, लेकिन फिर भी ये कोप्लेनर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और वो प्लेन क्या है, ये वाइट बोर्ड। अब हम इस सिस्टम में एक और वेक्टर रख देते हैं, फिर चेक करेंगे कि ये आपस में कोप्लेनर हैं कि नहीं। अब हमारी स्क्रीन में 3 वेक्टर हमें दिख रहे हैं, ए वेक्टर, सी वेक्टर और पी वेक्टर। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये कोप्लेनर हैं कि नहीं है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी ये कोप्लेनर है। और वैसे भी 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अब हमारा जो तीसरा वेक्टर है, यानी जो हमने मार्कर रख रखा है, वो क्या प्लेन में है? नहीं, वो प्लेन में नहीं है। वो क्या है? वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी वो आउट ऑफ प्लेन है। तो अगर हम तीनों की बात करें, ए वेक्टर, सी वेक्टर और पी वेक्टर की, तो वो क्या है? नॉन कोप्लेनर है।